वेलकम बैक ऑन एमसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में प्रीवियस क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिस्कस किया था। तो सेंटर ऑफ मास की जो मोशन थी एक सेकेंड, मोशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे और टॉपिक को डिस्कस किया था कि अगर एक कोई बॉडी है जिसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, वो अगर पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात किया था। तो 1 मिनट में मैं पिछली क्लास का रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो भैया। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने ये बोला था कि अगर मल्टीपल पार्टिकल्स है, उनके पोजीशन वेक्टर कुछ है, वेलोसिटी वेक्टर्स है कुछ और एक्सेलरेशन है, तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, वैसे सिमिलर एक वेलोसिटी वेक्टर के लिए मिल जाता है। जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास में ऐसी इक्वेशन मिलती है, इसको हम डिफरेंशिएट करके हमारे पास में क्या आ जाता है, वेलोसिटी के लिए भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से एक एक्सेलरेशन की भी मिली थी अपने को, पर वेलोसिटी वाले को हम लोगों ने मोमेंटम की टर्म्स में भी लिखा था, अगर आपको याद हो तो। जैसे अपने पास में ये आया था वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये समेशन ऑफ एम आई वी आई, इसको हम मोमेंटम भी लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिला था कि P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या है, ये है मोमेंटम्स सारे पार्टिकल्स के, और ये नीचे क्या है, टोटल मास है। करेक्ट, इस तरीके से। तो अगर हमारे को सिस्टम का टोटल मोमेंटम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का जो टोटल मास है वो इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेलरेशन के ऊपर बात की थी हमने। तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या डिस्कशन किया था, सुनना ध्यान से, एक सेकेंड। एक्सेलरेशन डेरिवेशन कहीं और गया, तो फाइनली मैं आपको देखो लिख के बता देता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा था अपना। एक सेकेंड, इसका कलर देखो, जैसे RCOM मिला अपने को, वो मिला था M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और भी पार्टिकल्स के लिए ऐसे ऐड होता जाता है, 2 के लिए हमने किया था, तो ये आ गया था M1 प्लस M2। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये आ गया था M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। लाइक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर चल रहे थे तो इधर भी पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो यहाँ पे भी वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इधर सेंटर ऑफ मास का, इधर इंडिविजुअल पार्टिकल का। पर इसको हमने एक मोमेंटम की टर्म में भी लिखा था, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। ये फर्स्ट पार्टिकल के हैं तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम अपॉन ये क्या है, M1 प्लस M2, टोटल मास भी लिख सकते हैं इसको, बाकी M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने ये बोला था कि अगर आप इसको ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेट करना चाह रहे हो, इसका ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो देखो इधर नीचे तो M टोटल है, ऊपर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर का रिजल्टेंट। और P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। ये आ गया था हमारे पास में। सिमिलरली इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है अपने पास में। तो एक्सेलरेशन जो था अपने पास में क्या आ जाता है, M1 सेंटर ऑफ मास का M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। डन, ऐसा आता है। इसी को हमने फोर्स की टर्म में भी लिखा था, F1 प्लस F2 अपॉन M टोटल। इसी को भी वैसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो इस तरीके से हमने फोर्स की टर्म्स में एक्सेलरेशन को और मोमेंटम की टर्म्स में वेलोसिटी को कैलकुलेट करके लेके आए थे हम लोग। ये सब कुछ हो चुका था। अब देखो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट क्लास के आगे। प्रीवियस क्लास में जो सीखा था उसमें एक चीज़ ये थी अपने पास में कि अगर आपको पूरे सिस्टम का, देखो नोट लिखना, नोट में लिख लेना इस चीज़ को, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल मोमेंटम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, P टोटल, सिस्टम का टोटल मास, और सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, उसका वेलोसिटी। राइट, सिमिलरली अगर आपको सिस्टम का टोटल फोर्स चाहिए कि सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो वो क्या आएगा, M टोटल, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये आपके पास में था, ये मिला आपको। इस चीज़ को यूज करके हम लोग कुछ बात करने वाले हैं।
चलिए क्या बात करने वाले हैं, आ जाओ। देखो इक्विलिब्रियम समझ में आता है आपको? इक्विलिब्रियम हमने एनएलएम में बहुत सारी चीज़ें पर जगह पे डिस्कशन किया है इक्विलिब्रियम का। देखो अगर मैं बोलूँ कि एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मान लो एक सिस्टम में 5 लोग हैं, 5 पार्टिकल है, और मैं बोलूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस बात का मीनिंग ये है कि उस सिस्टम पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सम जो है, सबका रिजल्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है उस पर नेट फोर्स या सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, 0। तो इफ a system is in equilibrium, if a system is in equilibrium that means उसका मीनिंग ये हुआ कि सिस्टम का जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, दैट इज इक्वल टू 0। एक सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है उस बात का मीनिंग ये है कि अगर मान लो एक सिस्टम पे बहुत सारे पार्टिकल है, 10 पार्टिकल या 5 पार्टिकल है, उन सब पे फोर्स लग रहा है, फर्स्ट पे भी फोर्स लग रहा है, सेकंड पे भी फोर्स लग रहा है, थर्ड पे भी फोर्स लग रहा है, ऐसे सारे पार्टिकल्स पे मिलके कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो सबका मिला के टोटल फोर्स क्या आ रहा है, 0। देखो कोई सिस्टम पे टोटल फोर्स 0 होने का 2 सेंस हो सकते हैं, या तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हो, कि लगा ही नहीं रहा कोई फोर्स, दूसरा ये हो सकता है कि फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन सब पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि सबका मिलके 0 है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोर्स लग नहीं रहा, तो फोर्स लग भी सकता है, फोर्स नहीं भी लग सकता इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो, लेकिन टोटल फोर्स इस तरीके से हो जाना चाहिए कि टोटल नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या है, 0। इज इट क्लियर? ओके। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स सिस्टम पे टोटल फोर्स क्या है, 0, टोटल 0 है। इंडिविजुअल पार्टिकल पे 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो ये सबका मिला के क्या है, 0। तो सबका मिला के 0 है क्या? इसका मतलब ये है क्या F1 F2 F3 F4 सब 0 है? नहीं। हाँ हो सकता है कि सब पे लगने वाले फोर्सेस भी 0 हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 0 हो, लेकिन टोटल मिलके हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स 0 होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स 0 हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल पे और फोर्स 0 नहीं भी हो सकता। तो ये 0 होने का मतलब ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब है ये सारे 0 है, दैट मीन्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, इन वेक्टर्स के बारे में बात करें तो these may be 0 और may not। ठीक है, 0 हो भी सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन नेट अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स 0 होगा। ठीक है, आगे चलो। अगर मैं यहाँ से दोबारा बात करूँ इसकी, तो ऐसा है अगर F सिस्टम 0 है तो इस बात के 2 मीनिंग और है। क्या मीनिंग है? F सिस्टम 0 है, इसका मतलब F सिस्टम को भी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था हमने, F सिस्टम को क्या लिखा हमने, F सिस्टम इक्वल टू एम्प्टी ACOM। तो इसका मतलब क्या है, M टोटल सिस्टम का मास और A सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये मिलके क्या है, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो ये पूरा 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ही 0 होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होने का क्या सेंस है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था, तो ये वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का आ गया, ऐसा है। देखो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तभी 0 हो सकता है जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। इसका मतलब VCOM क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, करेक्ट है। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स भी 0 और नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट।
अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या सेंस है? अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास मान लो 10 की स्पीड से चल रहा था, तो सेंटर ऑफ मास अब भी 10 की स्पीड से चलेगा। और पहले अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास रुका हुआ रहेगा, सेंटर ऑफ मास जगह नहीं बदलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, इसको एक और तरीके से बात कर सकते हैं। देखो, तो एक बात तो ये होगी, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। अगर एफ सिस्टम इज कांस्टेंट, जीरो, एफ क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? dp अपॉन dt, ऐसा होता है। अरे यही होता है। या आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, इसका मतलब है सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है उसकी रेट ऑफ चेंज क्या होगा? ज़ीरो। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम है उसकी चेंज रेट, एफ को dp बाई dt लिखा तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब सिस्टम का जो एफ सिस्टम है, मोमेंटम है, p सिस्टम ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं, ये क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर सेंटर ऑफ मास, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब थोड़ी देर पहले जितना मोमेंटम था, थोड़ी देर बाद में मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो अगर सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता तो इसको हम बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। इट इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम p1, मान लो उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, p3 2 ऐसे चलते जाएंगे, तो सबका मिला के टोटल क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? मोमेंटम कंजर्वेशन। It is called momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स जीरो होगा, उसका ए सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा और उसका नेट मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया, करेक्ट? चलो, बहुत बढ़िया। तो इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकल गया, इफ एफ सिस्टम इज ज़ीरो, तो आपके पास में ए सिस्टम, ए सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होगा। उसका मीनिंग ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बदलेगा। दूसरा, पी सेंटर ऑफ मास या पी ऑफ सिस्टम, पी ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहने का मतलब है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इतना है, डन। चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, इसका एक और मीनिंग समझ लेना आप लोग। टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का फोर्स भी जीरो हो। टोटल फोर्स जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का फोर्स भी जीरो हो। टोटल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ठीक है, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है, इस पे बात करते हैं। देखो, एक ऐसा है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, मैं इसको टाइप 1 करके कंसेप्ट बना रहा हूँ एक। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। और
फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। मान लो पहले इनिशियली सेंटर ऑफ मास 0 पे था, मतलब रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is 0, then final velocity of center of mass will remain 0, तो अगर पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था तो अब भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा 0, मतलब सेंटर ऑफ मास तो चलेगा ही नहीं, और सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की पहले जो पोजीशन थी अब भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहने वाला है। इस चीज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम है और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर पहले ही 0 था, पहले सेंटर ऑफ मास रुका हुआ, तो अब भी रुका हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इस बात से क्या कंक्लूजन मिला? इस बात से कंक्लूजन ये मिला, क्वेश्चंस में ऐसे यूज करेंगे कि जैसे सपोज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है पहले x में, अगर x कोऑर्डिनेट में बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट वाले ऐसे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ऐसे चलता जाएगा, मान लो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। डन। देखो अगर मान लो कि एक पूरा सिस्टम है, उसमें एक क्लासरूम समझ लीजिए, आप क्लासरूम में 10 लोग बैठे हो, अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, क्लासरूम में बाहर से कोई नहीं फोर्स लगा रहा, तो बाहर से नेट फोर्स क्या हो गया? 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। अब मान लो कि पहले सब लोग बैठे थे तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था, क्योंकि सब लोग बैठे थे तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0 रेस्ट पे था, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहना चाहिए? 0। तो पहले सब लोग बैठे थे, सब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी था 0। अब 2 लोग इधर चले गए, उधर जाके बैठ गए, इधर से कुछ लोग इधर आके बैठ गए, इधर से कुछ लोग इधर आके बैठ गए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों ने, पार्टिकल्स ने क्या कर लिया? अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो क्या सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बदलता है। तो पहले सेंटर ऑफ मास 0 स्पीड पे था, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास 0 पे रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो चलेगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास तो जहाँ पे था वहीं पे रहने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्स कोऑर्डिनेट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं चेंज वाइज बात करूँ ना, ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अगर देखो मैं चेंज वाइज बात करूँ, अगर चेंज के हिसाब से बात करें तो देखो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला ऐसे भी वैलिड रहेगा, ये चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे कर सकते हैं। m1 x1 में कितना चेंज आया? डेल्टा x1 प्लस m2 x2 में कितना चेंज आया? डेल्टा x2 प्लस m3 x3 में कितना चेंज आया? डेल्टा x3। इस तरीके से चलता जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब अगर एक पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की, दूसरे ने चेंज की, तीसरे ने चेंज की, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में भी कुछ चेंज आएगा। तो सबके चेंजेज को मैं क्या लिख देता हूँ? डेल्टा से लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि अगर सिस्टम इनिशियली ही रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा तो सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स COM क्या रहेगा? 0। पहले अगर रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा तो बदलेगा नहीं पोजीशन, और पोजीशन नहीं बदलेगा तो डेल्टा एक्स COM क्या है? 0। ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो गया? 0। ये 0 हो गया, मतलब ये सारा सब कुछ किसके बराबर हो गया? 0 के। तो क्या मिला अपने को? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। ये सब कुछ मिला के क्या आएगा? ये सब कुछ मिला के क्या आएगा? सब 0 के बराबर आएगा। ये सब कुछ मिला के किसके बराबर है? 0 के। यहाँ पे आप पॉज करके कॉपी कर लेना।
देखो ये मिल गया अपने को। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम ऑलरेडी रेस्ट पे था, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है, वो 0 था। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदलेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदलेगा। तो ऐसे डन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कैसे करते हैं इस पे क्वेश्चंस, कैसे करते हैं क्वेश्चन, कैसे आते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। देखो ऐसा है, मान लो ऐसा सिस्टम है कि एक ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये एग्जाम्पल भैया, मान लो एक पार्टिकल था आपके पास में, कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ था? इधर रखा हुआ था। इसका मास मान लो आपके पास में था 2 kg। दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास था मान लो 4 kg। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो वो डिस्टेंस आपके पास में 18 kg। कितना है? kg नहीं होगा, डिस्टेंस तो 18 मीटर कर देता हूँ। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास में? 18 मीटर, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं इस पार्टिकल को उठा के थोड़ा इधर ले जाऊँ तो क्या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, पहले उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में पहले ही समझ लो कि पहले स्टार्टिंग में ऐसे है सिस्टम ऐसे है, तो पहले क्या मुझे आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता सकते हो? अगर ये सिस्टम है 2 किलो का, 4 किलो का, 18 सेंटीमीटर का बीच का डिस्टेंस d, तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता सकते हो? बता सकते हैं। या तो m1 x1 प्लस m2 x2 से कर लो, या d वाले से 2 पार्टिकल सिस्टम से कर लो। मान लो मैं डायरेक्ट 2 पार्टिकल सिस्टम से करूँ तो मान लो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे है, ये है x डिस्टेंस। तो यहाँ से इस छोटे वाले मास से x डिस्टेंस पे तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये x पता करना है तो क्या आएगा, इससे कैलकुलेट करना है तो इसका मास आएगा ऊपर अपॉन नीचे टोटल मास 2 + 4 6 इंटू डी कितना 18, तो ये कितना हो गया 3, ये तो कितना आ गया 12। ये याद है आपको? फॉर्मूला याद होगा ना डी वाला, ठीक है। तो ये 12 है, मतलब यहाँ से 12 मीटर की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? 12 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर 12 मीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब देखो ये कहाँ पे मिला, ये 12 मीटर की डिस्टेंस पे मिला ना आपको, तो ये यहाँ पे मिला कुछ, मान लो यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? यहाँ पे, यहाँ से 12 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सवाल तो अभी है कि पहले इनिशियल तो ये सिचुएशन थी जो भी थी, अब ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो इसको 4 kg को उठा के थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दे। किधर? थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दे। तो इस 4 kg को उठा के अगर मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं इसे मान लूँ कि नेट फोर्स 0 है, सिस्टम कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इसकी पोजीशन बदल जाती है, मान लो ये थोड़ा आगे चला गया, ये कितना आगे चला गया? थोड़ा आगे चला गया, मान लो कितना खिसक गया, ये 6 मीटर इधर खिसक गया, 6 मीटर आगे की तरफ चला गया। ये 6 मीटर आगे जाने का मतलब यहाँ से कितना मीटर पे रह गए? 24 पे। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ कि ये 6 मीटर आगे खिसक गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ पे था अभी भी वहीं पे रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना चाहिए। अगर ये पार्टिकल इधर चला गया तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये समझिए कि 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं, अगर सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ तो या तो सेंटर ऑफ मास को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। सेंटर ऑफ मास मान लो इधर किसक गया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो ये इतना 6 मीटर आगे खिसक गया और सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज कर रहा, तो ये कितना किसका ये बताना है।
अगर एक पार्टिकल चेंज कर लिया अपनी पोजीशन तो दूसरे पार्टिकल में कितना पोजीशन में चेंज आएगा वो बताना है। तो कैसे करें? अगर ऐसे बोल दिया जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको सीधा सा सिंपल ये समझ आ जाता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, पहले भी ये रुका हुआ था सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रुका हुआ रहेगा, और रुका हुआ रहेगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, इस तरीके से। अब मुझे पता तो यहाँ तो दो ही पार्टिकल है तो मैं दो पार्टिकल के लिए लिखता हूँ, ये मिलके क्या आएगा? 0। अब देखो, एक को m1 पार्टिकल ले लो, एक को m2 पार्टिकल ले लो। मान लो मैं किसी को m1 ले लूँ, किसी को m2। अब मुझे नहीं पता कि ये दूसरा वाला पार्टिकल तो कितना किसकेगा है, उसका तो पता करना है कि इसको मैंने 6 मीटर इधर किसका दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मान लो कि मैं पहला पार्टिकल इसको मान लेता हूँ 4 kg को, तो m1 है 4 kg। इसके कोऑर्डिनेट में कितना चेंज किया? इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज किया? इसका एक्स कोऑर्डिनेट था पहले था 18, अब ये 6 मीटर आगे गया, मतलब 24 हो गया। तो चेंज कितना हुआ? 18 से 24 पे 6 का हुआ, तो चेंज कितना आया? 6 का। इस तरफ आया, इस तरफ वाले चेंज को मैं पॉजिटिव लूँ तो अगर पार्टिकल इधर आया तो उसको नेगेटिव समझा जाएगा। तो ये 6 का चेंज आया। इसमें कितना चेंज हुआ? शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कितना हुआ? 6 का। प्लस m2 कितना है? 2 kg। और इसमें कितना चेंज आएगा वही तो पता करना है कि ये कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका शिफ्ट मैं डेल्टा x2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कितना आया, ये उधर जाएगा तो 2 डेल्टा x2 इक्वल टू ये जाएगा 24, तो ये माइनस का 24, तो डेल्टा x2 इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा x2 आया आपके पास माइनस का 12। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है सेकंड पार्टिकल, इसको सेकंड पार्टिकल बोल, सेकंड पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कितना किसक जाएगा? 12 मीटर। पहले जो पोजीशन थी उससे 12 मीटर शिफ्ट हो जाएगा, और किधर होगा? नेगेटिव में, मतलब इधर चला जाएगा, उस तरफ मूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो दूसरे को करना पड़ेगा, और वो कितनी चेंज होगी वो इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास में ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट था, वो था पहले यहाँ पे, कहाँ पे था वो? मान लो पहले यहाँ पे था, कितना? ये था आपके पास में मान लो 2 kg था, और ये जो पार्टिकल था एक 1 kg पे था, ये 1 kg पे था, ठीक है। 1 kg पे था, 2 kg, ये है 1 kg, ये है 2 kg। मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था, मान लो कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस था? 9 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। ये 9 मीटर का डिस्टेंस था। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि इसको मैंने कुछ चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन, इसको मैंने 2 मीटर इधर किसका दिया? इसको मैंने कितना? 2 मीटर इस तरफ शिफ्ट है, इसका शिफ्ट जो है 2 मीटर इधर है, तो इसकी पोजीशन, इसका शिफ्ट देखना है, इसका शिफ्ट कैलकुलेट करो। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसमें इतना चेंज हुआ तो दूसरे में कितना चेंज आएगा ये पता करना है। तो हमको पहली चीज़ तो ये पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहले देखो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का अब भी वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। और सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी 0 रहेगा इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, और सेंटर ऑफ मास अगर पोजीशन नहीं बदलेगा इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ये रहेगा 2 के लिए, 3 के लिए हो तो ज़्यादा के लिए हो तो और ऐड कर लेना। तो ये है। अब एक को आप m1 ले लो, दूसरे को m2 ले लो। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 क्या है? पोजीशन में चेंजेस कि कितना शिफ्ट हो गया। अब m1 मान लो मैं इस पार्टिकल को m1 ले लेता हूँ, ये m1 पार्टिकल ले लेता हूँ मैं, इसको m2 बोल देता हूँ। तो पहले तो पोज करके आप बताओ कि इसमें शिफ्ट कितना आएगा, कितना मीटर, इसको किसका, ये किसकेगा और किधर किसकेगा, राइट की तरफ की लेफ्ट की तरफ, ये कैलकुलेट करके आप देखो, फिर आंसर चेक करना। m1
इसका मास है 2 kg। डेल्टा x1 इसमें चेंज आया, मतलब ये किसका कितना किसका है 2 मीटर, किधर लेफ्ट की तरफ, तो मैं डायरेक्शन इधर उधर वाली पॉजिटिव ले लूँ तो इधर वाली क्या हो गया नेगेटिव, तो इसको मैं मान लो इसमें चेंज है माइनस का 2 मीटर, इतना चेंज आया। प्लस m2 क्या है 1 kg इंटू डेल्टा x2 इसमें चेंज कितना है ये बताना है, इसको डेल्टा x2 रख लेते हैं हम लोग, डेल्टा x2 बताना है। ये 0 आ गया तो ये कितना आ गया -4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया डेल्टा x2। इसका मतलब सेकंड पार्टिकल 4 मीटर खिसक जाएगा, किधर पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब इस तरफ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले वाली जगह पे ही रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और पहले रेस्ट पे था, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अगर एक एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन बदल रहा हो, ये सॉरी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बदल रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इस पे और भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही करेंगे। ओके, टाइम हो गया अभी ठीक है। तो अगर ये सारा सब कुछ क्या पढ़ा है मैंने कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो क्या क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।